हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th में एक चैप्टर हुआ करता था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि दो बॉडीज़, मैसिव बॉडीज़ हैं, अगर उनके लिए कुछ ना कुछ मास डिफाइन होता है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। उसके लिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन्स ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग आपने देखा था F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। तो जो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, फिलहाल हम अभी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ग्रेविटेशनल होता है वो उन्हीं दोनों बॉडीज़ के बीच में एक्ट होगा जिनके पास कुछ ना कुछ मास डिफाइंड हो। ऐसा नहीं कि मास बॉडी के पास है ही नहीं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो एक बात ये सामने उठ के आती है कि ऐसा भी नहीं होता कि दो बॉडीज़ आप किसी भी डिस्टेंस पर रख दीजिए, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करेगा। जैसे अर्थ की हम बात करें, अर्थ हर एक बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं कि अर्थ के एक रेंज होता है, एक डिस्टेंस होती है, एक हाइट होती है, उसके ऊपर अगर कोई बॉडीज है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ का नहीं काम कर पाता, जिसको कि हम कहते हैं कि स्पेस में अगर हम बात करें तो यानी कि हर एक मैसिव बॉडी के लिए एक रीजन डिफाइन होता है जहाँ तक कि वो अपने ग्रेविटेशनल इफेक्ट को शो कर पाती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर पाती है दूसरी मैसिव बॉडी के ऊपर। सिमिलरली ऐसा ही कुछ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की अगर बात करें तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे हमेशा फोर्स नहीं लगा पाता। वो तभी लगाएगा जब दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हो। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है किसी भी चार्ज के सराउंडिंग जहाँ तक कि वो चार्ज अपने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो कर पाए। यानी कि आप ये कह सकते हैं किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन उसके सराउंडिंग में जहाँ तक कि वो किसी और कोई चार्ज रेस्ट पे रख दिया जाए तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर सकता है। उस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल में ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग डायरेक्शन को शो करते हैं, वो ज़रा देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने मान लिया किसी भी चार्ज का हर एक चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, या फिर कोई एक्सटेंडेड बॉडी हो, कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, या फिर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, सिलेंडर, डिस्क, कुछ भी कह लीजिए, या फिर नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो। अगर चार्ज है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपना बनाएगा ही बनाएगा। किस डायरेक्शन में बनाएगा वो हम बात कर रहे हैं अभी। फिलहाल हम कुछ देर के लिए ये मान लेते हैं कि लेट अस सपोज कि ये कोई रीजन है, ये कोई रीजन हमने मान लिया और ये रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शॉर्ट में हमेशा EF लिखेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। अब किस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी सर्टेन पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लिया कि हमने कह दिया कि ये कोई पॉइंट है, पॉइंट P, और हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। तो पॉइंट P पे हमने क्या किया कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा, ये पॉजिटिव चार्ज हमने रखा। अब पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो चलो हमने सपोज कर लिया कि इस डायरेक्शन में लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब कि अगर फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा जिधर आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो उस पर हमेशा फोर्स एक्ट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन को देख के बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रही होगी। अब ये सिंपल यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ये चार्ज फ्री टू मूव हो और इसको पॉइंट P पे लाके छोड़ दिया जाए, देन इट विल मूव टुवर्ड्स द फोर्स वेक्टर। ये फोर्स वेक्टर की तरफ चलना शुरू कर देगा। यानी कि आपको समझ में आ जाएगा उसी वक्त कि इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। और जस्ट इसका अपोजिट होता है कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज पे अगर हम फोर्स की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है नेगेटिव चार्ज के ऊपर। अब ज़रूरी नहीं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीज़न हो। जैसे मान लिया हमने कह दिया कोई चार्ज Q था और इस Q ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग में। तो ज़रूरी नहीं कि इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मे भी हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ज़रूरी नहीं कि हर एक पॉइंट पे सेम हो। और इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है
उसको दो तरीके से स्टडी किया जाता है। एक हम स्टडी करते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा हम लोग स्टडी करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होते क्या हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें, जैसे मान लो कि यहीं पे अगर हमने नेगेटिव चार्ज रखा होता -Q, तो इस पर जो फोर्स लगता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता। अगर पॉजिटिव इधर लग रहा है तो नेगेटिव इस डायरेक्शन में लगता। अगर इस Q को, अगर -Q को हमने पॉइंट P पे रखा होता तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, जो इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि रीजन सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज, ये हर एक चार्ज के सराउंडिंग एक ऐसा रीजन होता है जहाँ तक वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है, जहाँ तक वो अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर पाता है। वेयर एनी अदर चार्ज एट रेस्ट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। देखो रेस्ट की बात यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि जब भी हम कूलम्स लॉ का यूज़ करते हैं तो कूलम्स लॉ के लिमिटेशंस में हमने बताया था कि दिस इज़ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस एंड स्टैटिक चार्जेस, क्योंकि एक मूविंग चार्ज अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वो दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे फिर फोर्स की जो डायरेक्शन एक्चुअल होनी चाहिए आपको वो नहीं मिलेगी, ना तो उसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड आपको मिल पाएगा। तो एक रेस्ट पे अगर चार्ज रख दिया जाए उस चार्ज के सराउंडिंग में, तो उस पर फोर्स एक लगना शुरू हो जाता है और उसी रीज़न को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे अब देखेंगे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज जिस भी डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, आगे हम लोग जब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो वहाँ पे हम समझाएंगे कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिलहाल अभी तक हमने फील्ड लाइंस के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, इसलिए उसके बारे में बात करना भी बेवकूफ़ी है। आगे इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देख लिया कि किसी भी रीजन के चारों तरफ का वो रीजन, जहाँ तक कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ तक कि वो अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर पाए, फोर्स वगैरह अप्लाई कर पाए, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी सर्टेन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड या फिर कह लीजिए उसका स्ट्रेंथ अगर कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, तो चलिए उसको देखते हैं। मान लिया कि ये कोई रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने मान लिया कि यहाँ पे पॉइंट ये है, इस पॉइंट P पे हमें पता करना है कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी या व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे इंटेंसिटी है क्या, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक चार्ज लेके आए, एक हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आए, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो कहीं इस डायरेक्शन में लग रहा है। हमने देखा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो फोर्स लग रहा है ना पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। ठीक है, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसकी हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप सिंपल इसको ये कह सकते हैं कि एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी भी पॉइंट पे द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the force experienced by per unit positive charge, और ये जो पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है ना इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम लिया जाता है। अगर कहीं पे आपको किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करना है तो उसको मेज़र करने के लिए जो आप चार्ज लेके जाएंगे उसका मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। कम क्यों होना चाहिए अभी हम देखेंगे आगे। तो ये तो हमने डिफाइन कर लिया कि एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो डेफिनेशन होगी। इसको अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन इसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है उसको हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई वेक्टर। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो कैपिटल ई वेक्टर होगा इट विल बी इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट, ये जो चार्ज आपने दे रखा है F/Q। आप यहाँ से इसकी यूनिट को भी सिंपल देख सकते हैं। अगर हम बात करें यूनिट की तो यूनिट इसका हो जाएगा, फोर्स का होता है न्यूटन,
ये हो गया न्यूटन, इसका हो गया चार्ज का कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट होती है। तो यूनिट हमने देख लिया, उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हमने वो देख लिया, जो F इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाई Q। अब एक बात और कि ये जो चार्ज लिया जाता है, चार्ज बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड का लिया जाता है, छोटे मैग्नीट्यूड का लेते हैं और वहाँ पे एक लिमिटेशंस होती है। चार्ज ऐसा भी नहीं कि हमने 1 कूलॉम का ले लिया, वो तो डिफाइन करने के लिए हमने कह दिया ना कि अगर Q की वैल्यू 1 करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड F के बराबर हो जाएगा, और उसी को हमने डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पे लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस फोर्स के बराबर होता है जो कि यूनिट कूलॉम के चार्ज पे लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से, यानी कि इफ़ Q इज इक्वल्स टू +1 कूलॉम हमने ले लिया, तो फिर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स वेक्टर के बराबर हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस फोर्स के बराबर हो गया जो कि कितने कूलॉम के चार्ज पे लग रहा है, 1 कूलॉम के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लग रहा है। लेकिन इसको थोड़ा सा और सुलझा के अगर लिखा जाए इसी एक्सप्रेशन को, तो इस एक्सप्रेशन को लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू, अब ये चार्ज के साथ थोड़ी सी लिमिट लगा दी जाती है। ये चार्ज जो होता है, जिस चार्ज को हम लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करने के लिए, तो जहाँ पे हमने +Q चार्ज को लेके आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करने के लिए ध्यान रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रीजन दिख रहा है, ये रीजन ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, दिस इज नॉट ड्यू टू दिस +Q, ये किसी और चार्ज या किसी और चार्ज बॉडी की वजह से रहा होगा। अब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को नापने के लिए हम लोग इसको लेके आए, तो जो भी चार्ज हम लोग मेज़र करने के लिए लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए लेके आते हैं, उसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। और उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत ही कम होती है, टेंडिंग टू 0, यानी 1 कूलॉम का नहीं होता, 1 कूलॉम का चार्ज बहुत बड़ा होता है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जब भी देखेंगे तो आपको माइक्रो कूलॉम, नैनो कूलॉम चार्जेस को आपको इसमें दिखाई देगा, मिली कूलॉम, आपको 1 कूलॉम के चार्जेस नहीं दिखाई देंगे। तो जहाँ पे E इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे F डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज हम लेके आए, उसको हमने बोल दिया Q0, और एक यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी कि लिमिट जो है Q0 टेंडिंग टू 0, यानी कि जो हमने चार्ज ले रखा है, चार्ज को बहुत ही छोटा करते हैं, और उस केस में जो F/Q0 होगा दैट विल गिव द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी। तो इज इक्वल्स टू हो गया लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0, यूनिट वही होगी। तो सवाल यहाँ पे ये पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्या होता है कि हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज ही लेके आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करने के लिए, हम इस चार्ज को क्यों नहीं ले सकते, एक हम जनरल चार्ज क्यों नहीं ले सकते। तो देखिए उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हमने कोई जनरल चार्ज ले लिया, जैसे 1 कूलॉम 2 कूलॉम ऐसा कुछ चार्ज ले लिया, टेस्ट चार्ज में ये वैल्यू बहुत कम होती है जिसको हम मेज़र करने के लिए ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जैसे हमने कह दिया कि चलो ये कोई बॉडी है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने कह दिया कि ये कोई बॉडी है, चलो मान ली हमने कि कोई स्फीयर था और ये था पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था। अब ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, अब हमको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करना है। अभी ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग में बनाएगा, तो हमने मान लिया कि इस पॉइंट P पे हमें मेज़र करना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किधर, उसका इंटेंसिटी कितना होगा। अभी डायरेक्शन की बात हम लोग नहीं कर रहे फिलहाल। तो हमने क्या किया कि एक यहाँ पे चार्ज लेके आ गया, चलो इस चार्ज को हमने मान लिया कैपिटल Q, जो कि इस स्फीयर के ऊपर है। देखिए स्फीयर अगर आपका मेटेलिक है तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बता रखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ कंडक्टर। हमने ये बताया था कि किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसके सरफेस पे होता है। चार्ज सरफेस पे आ तो गए, लेकिन अगर बॉडी सिमेट्रिकल है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल होगा, यानी कि ऐसा नहीं कहीं पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा कहीं पे कम, हर जगह चार्ज जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मान सकते हैं कि हर एक चार्ज का सेंटर यहाँ पे रहा होगा, जो स्फीयर का सेंटर है वही चार्ज का सेंटर रहा होगा। अब चलिए हमने मान लिया कि हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करने के लिए हम एक और चार्ज लेके आ गए, और वो चार्ज जो था वो हमने बोल दिया कि चलो ये था Q' मान लिया। ठीक है, और Q' छोटा चार्ज नहीं है, तो ये करेगा क्या कि अगर इसका खुद का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, अगर ये छोटा चार्ज नहीं है, जैसे हम जहाँ पे बात कर रहे थे कि लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, मतलब 0 के करीब, इतना छोटा चार्ज कि 0 से ज़रा सा बड़ा। लेकिन यहाँ पे जो हमने चार्ज ले लिया, एक जनरल चार्ज ले लिया, जो कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं। तो ये चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे इंडक्शन इफेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देगा। हमने इंडक्शन में बताया था ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को लेफ्ट में शिफ्ट करना शुरू करेगा। ये लेफ्ट में सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट वाली सरफेस पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, और होगा क्या कि राइट वाली सरफेस से पॉजिटिव चार्ज गायब होना शुरू हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे, आप ऐसे कह सकते हैं। या फिर आप ये कह लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव है
तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन आके राइट वाली सरफेस के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, और इधर वाला जो हिस्सा है इट बिकम्स मोर पॉजिटिव, ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा लेफ्ट वाला हिस्सा। तो कहने का मतलब कि अब जो चार्ज का कंसंट्रेशन है आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाले हिस्से में ज़्यादा है, इसका मतलब है सेंटर जो है वो कहाँ खिसक जाएगा, लेफ्ट में खिसक जाएगा, कहीं यहाँ पे आ जाएगा, सी से सी डैश पे। तो अब जो कि पहले हम मान रहे थे सारा का सारा चार्ज यहाँ पे है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और रही होगी, लेकिन इसके आने से चार्ज का सेंटर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसका मतलब ये डिस्टेंस इंक्रीज हुई। तो जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मेजर करेंगे ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होना चाहिए था उससे कम निकल के आने वाला है। और साथ ही साथ अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में भी फर्क पड़ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एक सवाल ये पूछता है कि वाई टेस्ट चार्ज इज नीडेड, कि आखिरकार टेस्ट चार्ज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सिंपल से ऐसे हम लिख दें कि वाई टेस्ट चार्ज इज नीडेड, कि आखिरकार टेस्ट चार्ज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अब इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, टेस्ट चार्ज की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि टेस्ट चार्ज जो होता है वो अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता। अभी आप सोचो, ये अगर खुद का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ये खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये टेस्ट चार्ज नहीं है, इसका खुद का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें मेजर करना था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसका खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे, तो फिर जो हमें मेजर करना था वो मेजर कर ही नहीं पाएंगे। तो टेस्ट चार्ज जो होता है इट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपना खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता जो कि दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर पाए, पहली बात तो ये। दूसरा चीज़ कि ये अपने सराउंडिंग में इंडक्शन इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाता, इतना छोटा होता है, अगर ये चार्ज बहुत ज़्यादा छोटा होता जीरो करीब तो फिर इसमें चार्जेस को इंड्यूस नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट वाली सरफेस से पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देता, राइट वाली पर नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ नहीं कर पाता ये। तो इसका जवाब सीधा सीधा सिंपल एक लाइन में आप दे सकते हैं। इसके अगर आंसर की हम बात करें तो आंसर आप बोल सकते हैं कि बिकॉज टेस्ट चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता। दूसरी बात ये कि ये इंडक्शन इफेक्ट भी क्रिएट नहीं करता, यानी कि इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इंडक्शन इफेक्ट इन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, ये अपने सराउंडिंग में इंडक्शन इफेक्ट को भी क्रिएट नहीं करता, इस वजह से टेस्ट चार्ज को इंक्लूड किया जाता है। नॉर्मली जब भी हम लिखेंगे इसके एक्सप्रेशन को तो यहाँ पे लिमिट टू मिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सिंपल सा आप एक्सप्रेशन इतना ही लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वो हो जाएगा F डिवाइड बाई चार्ज, जो भी आप चार्ज ले रहे हैं। तो यहाँ से फोर्स को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई क्यू हो गया। यानी कि अगर कोई ई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे चार्ज हमने क्यू रख दिया तो इस पर इतना फोर्स लगेगा। अगर इसको सिंपल हम फॉर्म में लिखें, ये आर कैप यहाँ पे लिख दीजिए, आर कैप है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर, यानी फोर्स वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है फोर्स का, यानी कि कोई चार्ज अगर ई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसमें फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना होता है क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई। एक बात और जो ध्यान देने वाली है वो ये कि जैसे सॉरी हमने मान लिया कोई रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, ऐसे हमने शो कर रखा है। ये कोई रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमने मान रखा है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट जो कि हमने एरो से शो कर रखा है, एक्चुअल में फील्ड लाइंस हैं। इसमें एक हमने रखा पॉजिटिव चार्ज क्यू मैग्नीट्यूड का और एक हमने रखा नेगेटिव चार्ज, ये भी था क्यू मैग्नीट्यूड का। तो जब हमने पॉजिटिव चार्ज रखा ना तो अभी हमने बताया कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट से राइट में है, तो लेफ्ट से राइट में इस पे फोर्स लगेगा F।
लेकिन इस पे फोर्स लगेगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे फोर्स लगेगा आपका इस डायरेक्शन में, ये हो गया F। और जो दोनों का मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो F इज टू हो जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाई E, क्योंकि दोनों चार्जेस हमने सेम ले रखे हैं, दोनों पे फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट द डायरेक्शंस विल बी डिफरेंट, डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो एक छोटी सी कहानी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, बेसिक जो होता है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक करके कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, जो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या फिर डेरिवेशंस की हम बात करें कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, चार्ज का कोई सिस्टम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। थैंक यू।